मिल का तो यह तक मानना था कि अंग्रेजों को भारत के प्रत्येक भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन दिया जा सके। वो ये चाहता था कि भारत के प्रत्येक हिस्से पर अंग्रेजों का राज हो सके और भारतीय लोगों को और अच्छे ज्ञान की और अच्छे सुखी जीवन की प्राप्ति हो सके। वह ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति संभव नहीं है। इस धारणा के अनुसार अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इस धारणा के अनुसार अंग्रेजी शासन जो है वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार था। क्या इस बात की धारणा स्वीकार है? भाई, मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। यहाँ पर आपसी बैर थे, जातिवाद था, है ना, धार्मिक बैर भाव थे और क्या कहते हैं, तानाशाह थे और मतलब भारतीयों में सभ्यता की कमी थी। ये सब दूर करने के लिए उसका मानना था कि अंग्रेजों का राज होना जरूरी है, जिससे भारतीयों को सभ्यता सिखाई जा सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी धारणा को हम मान सकते हैं? क्या हमारे भारत में ऐसी अवधारणा थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहना उपयुक्त है? सही बात है। क्या हम पुराने इस दौर को हिंदू दौर या मुसलमान दौर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सभी राजाओं के अपने अपने धर्म होते थे। क्या इन सभी दौरों में विभिन्न धर्म एक साथ नहीं चलते थे? अब मान लीजिए एक मुस्लिम राजा था तो उसके अलावा जो प्रजा हिंदू थी वो भी तो चलती थी, जो सिख प्रजा थी वो भी चलती थी, जो और धर्म की प्रजा थी वो भी तो साथ में उस देश में रहती थी। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की आवश्यकता क्या है? तय करने की आवश्यकता है। सही बात है, किसी युग को हम उस राजा के धर्म के युग के नाम से जाने, यह तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो इसका अर्थ यह बात याद रखने योग्य है कि औरों के जीवन और औरों के तौर तरीकों को कोई महत्व ही नहीं होता था। यानी इतिहास में राजा के अलावा और किसी के जीवन का कोई महत्व ही नहीं होता था, क्योंकि हम सिर्फ राजा के ही धर्म के अकॉर्डिंग उस समय को जानते हैं, तो यह गलत होगा। यह बात याद रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक काल में बांटकर देखा जाता है। अब जो इतिहासकार है वो भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांट के देखते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस विभाजन में भी अनेक समस्याएं हैं। इतिहास के वर्गीकरण की समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकताओं की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। आधुनिक युग का मतलब क्या है? विज्ञान का युग, तर्क का युग और पुरानी रूढ़िवादिताओं से मुक्ति का युग, एक दूसरे से समानता का युग माना जा सकता है। उनके अनुसार मध्यकालीन समाज वे समाज है जिनमें आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं होती थी। क्या अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपनाना उचित है? इस किताब में आप देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और यह दौर आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। जैसे कि मिल ने कहा कि ब्रिटिश काल जो था वो प्रगति और सभ्यता का युग था, उससे भारतीयों को प्रगति दी जा सकती थी, सभ्यता दी जा सकती थी। लेकिन अंग्रेजों के राज में भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना सब समान हुए, ना सबको स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ना ही कोई आर्थिक प्रगति हुई और ना ही कोई आर्थिक विकास हुआ। तो यह ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। कई इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। कई इतिहासकार ब्रिटिश काल को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश पर विजय हासिल की और स्थानीय शासकों का दमन करके अपना शासन स्थापित किया और किस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए किस प्रकार राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ते दाम पर खरीदा, महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई और उनका निर्यात किया। सबके कारण क्या क्या बदलाव आए। अब इस किताब से यानी इन आगे जो आप लेसन रीड करेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से यहाँ के जो लोकल शासक थे उनको दमन किया, उनको दबाने की कोशिश की और अपना राज्य स्थापित किया और यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से फसलें उगवाईं, अब अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ता कर दिया और किस प्रकार के यहाँ के लोगों से टैक्स वगैरह राजस्व वसूल किया।
ये हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मान्यताओं और रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के शासन से इस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और आज सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो यह प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। अब पहले ऊपर देखा आप औपनिवेशिक क्या होता है, तो औपनिवेशिक वह होता है जब एक देश पर दूसरे देश का शासन हो जाता है और उस शासन की वजह से उस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो उस अवस्था को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब भारत में अंग्रेजी युग को, ब्रिटिश युग को औपनिवेशिक युग इसलिए ही कहा गया था क्योंकि अंग्रेजों के आने से हमारे भारत में बहुत से आर्थिक बदलाव आए, सामाजिक बदलाव आए, संस्कृति के बदलाव आए, राजनीतिक बदलाव आए, तो इसीलिए हम इस युग को, ब्रिटिश काल को हम लोग औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, जो कि गलत नहीं होगा। किंतु सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को अलग अलग ढंग से अनुभव कर रहे थे, इसलिए इस पुस्तक को हमारे अतीत का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो अलग अलग वर्ग थे वो अलग अलग तरह के बदलाव महसूस कर रहे थे, इसलिए इस पुस्तक का नाम क्या है, हमारे अतीत। हम किस तरह जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 200 से 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों द्वारा कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया गया होगा। यानी जो हम पढ़ते हैं अपना पिछला 200 से 250 साल पुराना इतिहास, तो उसके लिए इतिहासकारों द्वारा कौन से स्रोतों का, कौन से साधनों का यूज़ किया गया। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड से इतिहासकारों को काफ़ी मदद मिलती है। अंग्रेजी शासन में जो सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए गए थे उससे इस इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। अंग्रेज़ों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके अनुसार हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले या जरूरी जांच को स्पष्ट लिखना महत्वपूर्ण था। अंग्रेज ये मानते थे कि जो भी नए नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, कोई जांच की जाती है, कोई नियम बनाया जाता है, तो उसको लिख के संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति का जन्म हुआ। अंग्रेजों की इसी व्यवस्था की वजह से ही हम लोग आज अपने सारे नियम, कायदे, कानूनों को लिखित रूप में पाते हैं, और जो बाद के समय तक भी हम लोग उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं और यह जानकारी हमें अभी भी प्राप्त हो रही है। अंग्रेजों का कहना था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। ठीक है ना, उनको सभी दस्तावेजों को रिटर्न में लिख कर संभाल के रखते थे, तो इसलिए जो भी सरकारी ऑफिस थे, कार्यालय थे, वहाँ पर उन्होंने एक अभिलेख कक्ष बनवा दी, जहाँ पर उस कार्यालय से रिलेटेड जो भी रिटर्न कागजात होते थे उनको संभाल कर रखा जाता था। तहसील के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, कलेक्टर, प्रांतीय सचिवालय आदि सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थानों का निर्माण किया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी आज भी इन अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। जब 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने एक शाखा से दूसरी शाखा को कोई पत्र लिख के, कोई ज्ञापन भेज के जो अपनी जानकारी दी थी, वो अभी तक संभाल के रखे गए हैं। उनको हम अभी भी उन्हें अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यहाँ पर जिला अधिकारियों द्वारा निर्मित किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी पढ़ी जा सकती है, और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देखे जा सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में इन दस्तावेजों की नकलें भी बनाई जाती थी। इन दस्तावेजों को खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस वे लोग होते थे जो बहुत खूबसूरत ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक का विकास भी होने लगा। इस तकनीक की मदद से प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों को कई कॉपियां बनाई जाने लगी। मतलब इनको जो पहले लिखते थे वो खुशनसीब होते थे, खुशनवीसी होते थे या सुलेख नवीस होते थे। ये उन्हें कहते थे जिनकी लेख बहुत सुंदर होते थे, जिनकी लिखाई बहुत सुंदर होती थी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने 2 पेजेस आपके इस लेसन के पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए 2 पेजेस को रीड करेंगे। तब तक आप इन्हीं सभी पेजेस को इस वीडियो के साथ साथ रीड कीजिएगा और समझिएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं उन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।